नमस्ते। आज इस प्लेनेट टॉक शो में हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसके क्रियान्वयन को लेकर चर्चा करने वाले हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी बिंदुओं पर एक लंबा डिस्कशन हो चुका है। वर्तमान में उसके क्रियान्वयन को लेकर देश भर में चर्चा चल रही है कि किसी भी पॉलिसी का आना निश्चित ही अच्छा होता है। और इस शिक्षा नीति 2020 के सभी बिंदु निश्चित ही अच्छे हैं, परंतु जब धरातल पे क्रियान्वयन होता है वह थोड़ा डिफरेंट होता है। उसकी पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए, जी। जहां पर उसके इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, उसकी जियोग्राफिकल कंडीशन, संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स, सब चीजें रिक्वायर्ड होती ही हैं। तो आज हम सब लोगों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हम लोगों के साथ श्री देवी प्रसाद जी नोटियाल। आप एमएससी बी मैथ्स और बीएड हैं, और आपको 23 ईयर्स से भी लंबा एक शिक्षा में अनुभव है, और उन क्षेत्रों में अनुभव है जहाँ शिक्षा बड़ी मुश्किलों से पहुंचाई जाती है, खासकर पहाड़ी क्षेत्र में। और वर्तमान में आप सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज न्यू टिहरी में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं। हर वर्ष ही आपके विद्यालय से लगभग 3 से 4 छात्र छात्राएं मेरिट लिस्ट में आती हैं, और जो लास्ट एकेडमिक ईयर का बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ है उसमें भी प्रथम स्थान आप ही के विद्यालय से प्राप्त हुआ है। उसके लिए आपको पुनः शुभकामनाएं देवी प्रसाद जी। और इस धन्यवाद। सेशन में आपका पुनः स्वागत, अभिनंदन। देवी प्रसाद जी, जी। निश्चित ही शिक्षा नीति के सभी बिंदु बहुत अच्छे हैं। एक मूलभूत रिफॉर्म हुए हैं, स्ट्रक्चर में रिफॉर्म किए गए हैं, और एक एक स्ट्रक्चर का यूनिफॉर्म जो बदलाव किया गया है वो आत्मनिर्भर भारत की ओर संकेत करता है। अगर बहुत सूक्ष्म में इस शिक्षा नीति 2020 को रखना है तो उस पर मैं आपसे चाहूंगा कि आप बहुत सूक्ष्म शब्दों में, एक ब्रीफ में इस शिक्षा नीति को बताएं। धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने कहा ही है कि वास्तव में जो ये शिक्षा नीति है और जब मैंने इसका अध्ययन किया तो मुझे इसके सारे बिंदु काफी इंपॉर्टेंट लगे। मुझे लगा कि वास्तव में ये जो शिक्षा नीति है, अगर इसका ठीक प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो ये आमूलचूल परिवर्तन भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें कर देगी। जी। अभिषेक जी, हमने भी देखा है कि ये जो विश्व है ये बहुत तेजी से बदल रहा है, और इस तेजी से बदलते हुए विश्व में हमारे जो छात्र हैं, हमारे भारत देश के जो छात्र हैं, वो उसमें कहीं पिछड़ ना जाए, इसके लिए एक इस प्रकार की शिक्षा नीति का होना बहुत महत्वपूर्ण हो गया था कि वो छात्र पूरी विश्व की दौड़ में जो है सम्मिलित हो सके, और बल्कि दौड़ में ही सम्मिलित ना हो बल्कि विश्व को लीड करे। तो इसके लिए जो मैंने शिक्षा नीति का अध्ययन जब मैंने किया तो मैंने पाया कि इसका जो विजन ही है सबसे पहले, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी। विजन में इसका कहा गया है जैसे कि अ, भारतीय मूल्यों पर आधारित जो शिक्षा प्रणाली का वो विकास करने वाले हैं इसके कारण से, और छात्रों में जी। अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्व की जागरूकता उत्पन्न करने के लिए इस शिक्षा नीति को उन्होंने मतलब एक तैयार किया है। और इसके कारण से उन्होंने ये भी इसमें कहा गया है कि हम इसको इस शिक्षा नीति के द्वारा केवल जी। उनको मतलब सैद्धांतिक ज्ञान नहीं देंगे, बल्कि व्यवहार में उनके वो दिखना चाहिए। और उसके जी। कारण से जो ज्ञान कौशल और मूल्यों और सोच में भी और व्यवहार में दोनों जब होगा तो निश्चित रूप से वो विश्व वैश्विक कल्याण के लिए जो है प्रतिबद्ध जो हमारा छात्र होगा वो कल के दिन होगा। और इसके कारण से वो एक जी। जैसे हमारी पौराणिक जो परंपरा रही है कि वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा विचार रहा है, उसको भी वो जो है पोषित करता है जो नई शिक्षा नीति का विजन है। इसके साथ ही मैंने इसका जब अध्ययन करने के बाद पाया कि एक तो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये लगी, जो मातृभाषा आधारित जो प्राइमरी एजुकेशन में मातृभाषा या क्षेत्रीय जो भाषा है उनको उन पर जोर दिया गया है। और केवल उन पर जोर ही नहीं दिया गया, उसके साथ साथ वो जो क्षेत्रीय हमारे हीरोज हैं, जो जी। नायक हैं विशेष में, माना जैसे मैं उत्तराखंड विशेष से हूँ, तो जो प्राइमरी एजुकेशन में अपनी बोली भाषा में मैं अगर यहाँ के जो नायक हैं जैसे इंद्रमणि बडोनी जी हैं, और जिनको उत्तराखंड का गांधी भी कहते हैं,
ये जो जैसे हमारे श्रीदेव सुमन है, हमारे जो है जी आंदोलन के जैसे गौरा देवी है, चिपको आंदोलन की जो प्रणेता, इन लोगों को भी हम जब पढ़ेंगे तो हम जो हमारा छात्र है वो अपनी भाषा में और इस स्थानीय जो नायक हैं उनके विषय में जब पढ़ेंगे तो वो उस मिट्टी से जुड़ पाएंगे। उनका भाव अपने क्षेत्र के प्रति अच्छा रहेगा और वो उस पर गर्व भी कर पाएंगे। ये इस शिक्षा नीति के द्वारा एक बढ़ावा जो हमारे क्षेत्रीय नायकों को और क्षेत्रीय भाषा को मिलेगा। दूसरा एक आज तक हमारी जो प्रणाली थी 10+2 की जो प्रणाली थी उसके स्थान पर जो इन्होंने 5+3+3+4 ये एक शिक्षा प्रणाली कर दी। और माध्यमिक स्तर पर जो जैसे एक पहले हमारे समय में ये होता था कि स्ट्रीम होते थे कि भाई मैं विज्ञान गणित विषय से हूँ या कृषि जी विषय है, वाणिज्य विषय है। इन जो विषय की जो बाध्यताएं हैं उनकी अनिवार्यताएं वो समाप्त कर दी। उससे क्या हो गया कि माना मुझे गणित विषय बहुत पसंद है लेकिन उसके साथ साथ मेरी संगीत में भी रुचि है, लेकिन जी गणित के साथ अनिवार्य है कि मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री ही पढ़नी है। जी तो इसके कारण से मैं अपने रुचि का विषय है मैं उसको नहीं ले पाता था। तो यहाँ छात्रों को, और आपने देखा होगा कि प्रशासनिक सेवाओं में भी क्या होता है कि एमएससी बीएससी करने के बाद और छात्र ने जी अपना विषय जो सामाजिक विषय या इतिहास जैसा विषय चुनते थे और फिर वो उस इतिहास को रट्टा मारते हैं। तो एक जी रटने का जो, क्योंकि वो रुचि के अनुसार तो उसको पढ़ के नहीं ले गया, अब उसको तैयारी करनी है। तो इसको इससे जो है छात्रों को बड़ी सुविधा रहेगी। वो माध्यमिक स्तर से ही अपने रुचि के विषयों को लेकर के और अपना वो निश्चित रूप से विकास कर पाएगा। दूसरा, इसमें व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी जोड़ दिए गए हैं माध्यमिक स्तर से। ये बहुत बड़ी बात है। आपने भी जैसे शुरू में कहा था कि जी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ावा देगी ये शिक्षा। उसको पढ़ा लिखा बेरोजगार नहीं बनाएगी बल्कि वो अपने आत्म या आजीविका के उपार्जन के लिए वो स्किल्ड होता चला जाएगा 10th 12th से ही, माध्यमिक स्तर से ही। तो ये इसमें एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा के लिए भी जैसे मैंने इसमें पढ़ा तो एक राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने क्या किया है कि जैसे हमारे विभिन्न जो उच्च शिक्षा के डिग्री कॉलेज हैं या उनमें ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन या फेलोशिप प्रोग्राम्स के लिए प्रवेश परीक्षाएं ली जाती हैं। तो जी उसके लिए जो अभी तक नेट या गेट की जो परीक्षाएं रखी गई है तो उसके स्थान पर अब उन्होंने थोड़ा सरलीकरण कर दिया। नेट गेट जो अभी तक की सारी परीक्षाएं थी उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए, उन परीक्षाओं ने क्या कर दिया था कि छात्र छात्राओं और पेरेंट्स के ऊपर एक बोझ हो गया था कि वो फिर कोचिंग क्लासेस 12th पास आउट इंटरमीडिएट करने के बाद बीएससी एमएससी करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद छात्र फिर कोचिंग क्लासेस का सहारा लेता था और एक बहुत बड़ी रकम जो है, बहुत बड़ा पैसा अभिभावक का भी और बहुत समय छात्र का भी इसमें खराब होता। लेकिन उसको थोड़ा एक सरल विधि से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने उसको सरलीकरण करके और बहुत मूल्यांकन को बहुत हार्ड नहीं बल्कि गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया है। और गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए अब जो छात्र है वो डिग्री कॉलेजेस के अंदर ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स में, फेलोशिप प्रोग्राम्स में बहुत इजीली भाग ले जी सकेगा। और साथ ही जो उच्च शिक्षा संस्थान है उनकी जो क्या कहते हैं कि उन पर भी एक अतिरिक्त बोझ उनकी प्रवेश परीक्षाओं के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए लगता था, तो वो शिक्षा व्यवस्था पर एक बोझ ही होता था। तो उस वो बोझ भी कम हो जाएगा, उसका उपयोग वो अन्य क्षेत्रों में कर पाएंगे। इसके साथ जी साथ पहले ये होता था कि इंटरमीडिएट करने के बाद लड़का या छात्र हमारा क्या करता, ग्रेजुएशन में एडमिशन लेता था और किसी कारण से परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल हो गई और उसको 2 साल के बाद बीएससी में या बीए करना है, 2 साल में उसको विद्यालय छोड़ना पड़ जाता था या 1 साल में विद्यालय छोड़ना पड़ता था। तो उसका वो टाइम भी, पैसा भी और समय और जो उसका परिश्रम था वो सारा बेकार चला जाता था। अब आज शिक्षा नीति ने क्या जो सिफारिश की है कि अगर वो डिग्री प्रोग्राम के अंतर्गत 1 वर्ष के पश्चात अगर उसको छोड़ता है तो उसको एक सर्टिफिकेट उसको प्राप्त होगा। 2 साल के बाद छोड़ के जाता है उसको डिप्लोमा उसको प्राप्त होगा। इसके कारण से क्या हुआ कि उसका जो वो परिश्रम है, उसका वो समय है, उसका वो उपयोग आगे अपने जीविकोपार्जन में या आगे अपनी योग्यता क्षमता के विकास में वो कर सकता है। इसके साथ साथ ये तो छात्रों के लिए है, लेकिन इसमें क्योंकि सारी शिक्षा नीति के केंद्र में शिक्षक है तो शिक्षकों के लिए भी बहुत अच्छे प्रोग्राम्स इसमें दिए गए हैं। जैसे कि होता क्या है, हम हमारे साथ में क्या हुआ कि हम भी अनुभव में आता है कि हमने पहले इंटरमीडिएट किया, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर दिया,
फिर कहीं हम जी। नौकरी में नहीं जा पाए तो हमने बीएड कर लिया। अब जब कुछ नहीं बचा तो हम अध्यापक बन गए। और एक दोयम, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी दोयम दर्जे के हैं, लेकिन फिर एक दोयम दर्जे के लोग शिक्षा विभाग, शिक्षा व्यवसाय से जुड़ पाते थे, शिक्षण से जुड़ पाते थे। लेकिन इस बार इस नीति के अंतर्गत बिल्कुल विशेष रूप से टारगेट किया गया है कि योग्य शिक्षक ही हमारी शिक्षा से जुड़े। इसके लिए 4 साल का बीएड प्रोग्राम कर दिया और स्कॉलरशिप उसमें जो है मेरिट के आधार पर तय कर दी, ताकि जी। वो बहुत अच्छे से अपनी 4 साल की डिग्री को, बीएड की डिग्री को जी। ठीक से करें और जो योग्य शिक्षक हैं वो शिक्षा विभाग को मिल पाए, ताकि फिर शिक्षा का, शिक्षक योग्य होगा तो निश्चित रूप से आगे की इम्प्लीमेंटेशन तो शिक्षक नहीं करना है इस सारी नीति का। जी। प्रधानाचार्य के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, सेवारत प्रशिक्षण दिए गए हैं, इसकी व्यवस्था की गई है, लीडरशिप बिल्डिंग कैसे उनके अंदर हो। और ये जो नई शिक्षा नीति को वो कनेक्ट करते हुए और फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से कर पाए, इस प्रकार के बहुत सारे इसमें सिफारिशें। तो मुझे लगता है कि अगर ये ठीक से इम्प्लीमेंटेशन होता है, अभिषेक जी, इन्होंने 2030 तक कहा है कि हम एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था हमारे देश की हो सकती है और हमारे जो छात्र हैं उनका सम्यक विकास हो सकता है और वो जो वैश्विक दौर, बदलते हुए जो विश्व है उसको केवल उसमें सम्मिलित ही नहीं होंगे दौड़ में, बल्कि लीड करेंगे हमारे छात्र। ऐसा मेरा जी। मानना जी। आ, आपने पूरी शिक्षा नीति को सबके समक्ष रखा। आपका इसके क्रियान्वयन को लेकर क्या सुझाव है, और आपको क्या लगता है कि सिक्स्थ के बाद बताया गया है कि कोडिंग करनी है बच्चे को, है। जी। साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को लाया गया है, स्किल डेवलपमेंट को लाया गया है, निश्चित ही संसाधन की आवश्यकता होगी। तो आपका क्या सुझाव है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, क्योंकि आप एक पहाड़ी न्यू टिहरी में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं, पहाड़ में आपका एक जी। लंबा अनुभव है। क्या सुझाव है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और आपको क्या लगता है किन चीजों में अगर आएगी तो समस्या आने वाली है क्रियान्वयन में? जी। 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 आपने ठीक कहा है कि मेरा तो काफी समय जो है और पहाड़ के क्षेत्रों में काम करने में, और मैं आपको ये बताऊं कि 2008 तक, मैं इससे पहले चमियाला एक स्थान था वहां पर, जी। 2008 तक वहां मोबाइल ही, कम्युनिकेशन जी। हो ही नहीं पाता था, ना हमारे उच्चाधिकारियों के साथ में और ना छात्र और उनके अभिभावकों के साथ में। कम्युनिकेशन का एक ही साधन था कि हम पत्राचार करें और फिर छात्रों को अपने तक, अभिभावकों से बातचीत करनी है, क्योंकि देखिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अध्यापक, छात्र और अभिभावक। इनका कम्युनिकेशन हमेशा होते रहना चाहिए, इनके बीच में संवादहीनता कभी नहीं आनी चाहिए। उस जी। संवाद को स्थापित करने के लिए, और इन क्षेत्रों में क्या था कि जो कम्युनिकेशन के हमारे संसाधन थे वो बहुत सीमित थे। जी। तो इसके लिए मुझे लगता है कि जो टेक्नोलॉजी है उसका बहुत सम्यक विकास इन सारे क्षेत्रों में पहले होना चाहिए। सबसे बड़ी बात मैं जोर दूंगा जो डिजिटल साक्षरता है। जी। डिजिटल साक्षरता के क्षेत्र में हमारे जो सिस्टम है उसको बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा। मुझे लगता है जी। कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके क्रियान्वयन में टेक्नोलॉजी का बहुत योगदान है, और टेक्नोलॉजी के जी। क्षेत्र में अभी हम उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं जिस स्तर पे हमें होना चाहिए, कम से कम तो पर्वतीय क्षेत्रों में। जी। तो इसके लिए एक तो मैंने जो बात बताया कि जो डिजिटल साक्षरता है जी। उस पर हमें बहुत ज्यादा जी। काम करना पड़ेगा, और टेक्नोलॉजी की जो सामान्य जानकारी है वो जी। सभी को हो, इस पर भी हमें जोर देना पड़ेगा। तीसरी, जो हमारी टेक्नोलॉजी में कुछ फीचर्स हैं जी। वो सर्वसुलभ हो। अब मैं थोड़ा सा एक छोटा सा उदाहरण ये देना चाहूंगा कि जैसे माना हमने टीचिंग के लिए अब कोई ऐप बनाए हैं शिक्षण के लिए, जी। तो वो ऐप इतने सरल हो कि उनको एक सामान्य व्यक्ति भी उसको समझ पाए, उससे जुड़ना, उसके द्वारा जी। किस प्रकार से उससे कॉम्प्लिकेशंस ना हो। जी। तो अगर इस तरह की हम कुछ, दूसरा यह है कि नेटवर्किंग जो हमारी है, इंटरनेट की जो नेटवर्किंग है वो भी ठीक हो, उसकी स्पीड जी। बहुत मायने रखती है। तो इसके कारण निश्चित। से अगर टेक्नोलॉजी का हम इसमें उपयोग करें और ठीक कर दें उसको, तो उसके कारण से हम इस जो हमारी जी। नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसका इम्प्लीमेंटेशन हम ठीक से कर सकते हैं। इसमें एक जी। चीज और भी है, जैसे राष्ट्रीय जी। शिक्षा नीति में ये भी कहा गया है कि जी। हम टीचर को ट्रेनिंग देंगे। जी।
टीचर्स ट्रेनिंग में हम उन देशों को, जिन देशों ने शिक्षा के क्षेत्र में नए प्रयोग किए हैं और वो सफल हुए हैं, आशा से भी अधिक उनको सफलता प्राप्त हुई है, तो हम जी वहां के लोगों को और भारत के टीचर्स से जोड़ेंगे, वहां के प्रयोगों को दिखाएंगे। उसके लिए भी जी टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे टीचर्स को भी टेक्नोलॉजी का इस तरह से पूरा ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए मैंने प्रारंभ में कहा है कि डिजिटल जो विषय, जैसे आपने कहा ना इम्प्लीमेंटेशन के लिए और जो क्या इस पर और होना चाहिए, मेरा मानना यह है कि जैसे इन्होंने 5+3+3 किया है, इसमें जो मैं इसमें देख रहा था कि जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा में जो फर्स्ट 3 ईयर है, उस फर्स्ट 3 ईयर में जो छात्र है, यानी वो प्री प्राइमरी और आंगनबाड़ी जी केंद्रों में उनको शिक्षण व्यवस्था उनकी की जाएगी। तो उसके लिए मेरा एक सुझाव ये है कि जो हमारे ईसीसी प्रणाली के अंतर्गत जो आंगनबाड़ी केंद्र है, उनको उच्च संसाधनों से युक्त करना पड़ेगा। मैंने महसूस किया है, जी क्योंकि मेरा एक छोटा बेटा है, तो उसका ज्यादातर ध्यान जो है और मोबाइल्स पे वो बहुत तेजी से गेम्स और कार्टून इनको वो देखता है। उसका आज आम घरों में ये समस्या हो गई कि बच्चा उसकी ओर ज्यादा आकर्षित है। इसका अर्थ ये है कि अगर हम इसको पॉजिटिव वे में देखें, तो उसका विजुअल माध्यम के प्रति आकर्षण है। उसको जी वो बातें समझ नहीं आती जो हो रहा है, लेकिन वो विजुअली उन चीजों को देखता है, तो उसका आकर्षण बढ़ता है। मेरा सुझाव अच्छा यहाँ ये है कि प्री प्राइमरी एजुकेशन, प्री प्राइमरी लेवल में जब छात्र है, तो जैसे आंगनबाड़ी केंद्र पे ही है माना, तो हम उसको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से जोड़ करके और संसाधनों से युक्त कर दें, और वहां पर जो छात्र है वो एनिमेटेड जो वीडियोज हैं जो एजुकेशन बेस्ड हो और विजुअल जी माध्यम से ही वो शिक्षा, हालांकि उन्होंने कहा है कि वहां पर कोई लिखित कार्य नहीं होगा, तो जैसे कुछ गतिविधियां हैं और उन गतिविधियों को वो सामने स्क्रीन पर भी देखे और उसके पास वो गैजेट्स भी हो जिसके जिसके द्वारा वो उन गतिविधियों को कर सके। इस तरह से जी हम करेंगे, यानी आंगनबाड़ी केंद्र और जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो प्री प्राइमरी जो जी संस्थान है, उनकी बहुत अच्छी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी वहां, अगर उसका जितना विकास हो सके। क्योंकि देखो इसमें यह भी कहा गया है कि जो बालक के मस्तिष्क का विकास है वो 6 साल तक ही होता है। 6 साल में उसने जितना मस्तिष्क का विकास कर लिया, उसके बाद वो फिर आगे तो उसका उपयोग करेगा। तो वहां जी चूंकि वो स्तर पर है कि उसके मस्तिष्क का विकास होना है, तो वहां उसका टेक्नोलॉजी का उपयोग और सार्थक उपयोग वो किस प्रकार से कर सके वो समझ जाना चाहिए वहां पर। हम ऐसा जी कुछ वहां पर करें, तो ये एक जी मेरा एक जी भाई साहब, निश्चित ही आपके सभी सजेशंस हम सभी नोट कर रहे हैं। हम लोग भी जी बहुत से परिवर्तन कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देखते हुए, और अगले शैक्षणिक सत्र से पूर्व सभी बदलाव जी आपको टेक्नोलॉजी में दिखेंगे। इसी को जी जोड़ते हुए मेरा एक प्रश्न यह है कि 5 साल जी पूर्व जब हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बातें करते थे, वो उस समय एक स्वप्न सा लगता था कि क्या इससे शिक्षा संभव है। परंतु जी कोविड ने वह कर दिखाया जी कि जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी से शिक्षा संभव है। क्या अनुभव रहा, क्योंकि आपने, मैंने देखा कि आपका विद्यालय पूरा कोविड के समय एक्टिव रहा, एकदम से स्पीड अप हुआ, क्योंकि पूर्व में तो कोई ऐसा अनुभव था नहीं कि एकदम से कुछ आएगा। हम संसाधन युक्त भी नहीं थे, हमारे टीचर्स के पास, उस सभी टीचर्स के पास उस लेवल की स्किल्स भी नहीं थी। परंतु आपके जी विद्यालय के सभी टीचर्स ने, देखा मैंने, यूट्यूब चैनल्स बनाए, उसके ऊपर वीडियो पुश किए। मतलब शिक्षा को अधिकतम कोशिश दी की गई कि बच्चे तक पहुंचे, एक ब्रेक थ्रू नहीं आया, बिल्कुल रुकी नहीं। तो कैसा अनुभव रहा और किन समस्याओं का सामना करना पड़ा कोविड में? जी, बिल्कुल आपका ये प्रश्न बड़ा सार्थक है। जी हम क्या है अभिषेक जी, कि हम लोग कक्षा कक्ष में शिक्षण करवाते थे और कंप्यूटर और आईटी को पढ़ाते थे, और फिर उसमें हम कंप्यूटर के, इंटरनेट के उपयोग बच्चों को समझाते थे। लेकिन वास्तव में कोविड-19 ने उसको हमको प्रैक्टिकल करवाया, पहले टीचर्स जी को प्रैक्टिकल करवाया। अभी मार्च जी में जो अभी पिछला 2020 का जो मार्च था हमारा, वहां पर जैसे ही लॉकडाउन हुआ और स्कूलों के खुलने के भी दिन थे, तो बड़ी एक अनिश्चितता थी। तो मार्च तो ऐसे ही इंतजार किया कि देखो करते क्या है, होता क्या है, गवर्नमेंट के क्या निर्देश आते हैं, एसओपीज क्या आती हैं। और मुझे लगता है कि मतलब मैं अपनी व्यक्तिगत आपको जो बता रहा हूँ कि बड़ा अनिश्चितता का वातावरण था। आप कोई प्रोग्राम ही नहीं बना सकते हैं, 2 महीने बाद ये बीमारी खत्म होने वाली है या सामान्य होने वाला है, या 3 महीने बाद या पूरा साल, कुछ भी निश्चित नहीं था। अब ऐसी अनिश्चितता के वातावरण में कुछ दिमाग में आया कि क्या हम छात्रों से कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे,
क्या हम अभिभावकों से कुछ बातचीत ही नहीं कर पाएंगे? और हमारे तो टीचर्स भी जहां घरों में फंस गए, हम तो टीचर से भी कनेक्ट नहीं हो पाए। तो फिर दिमाग में जो है अब बैठे बैठे विचार आया, फोन से संपर्क किया। एक बात मेरे दिमाग में क्लिक हुई कि एक तो जो प्लानिट स्कूल पृथ्वी कुल आप लोग हैं, बल्कि सुमित जी से मेरी बहुत बातचीत हुई, आपके द्वारा भी, आपसे भी मेरी बातचीत हुई जी जी कि ऐसा करे क्या। मैं जी अप्रैल के महीने में मैं बहुत कनेक्ट हुआ फोन के द्वारा। एक जी छात्र है, पूर्व छात्र हमारा, परीक्षित उनियाल करके, वो जी सक्सेस पॉइंट के नाम से देहरादून में कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं वो, प्रशासनिक सेवाओं जी के और एसएससी वगैरह के। उनसे मैंने बात करी कि तुम क्या कर रहे हो। एक हमारे दूसरे छात्र हैं पारितोष बंगवाल, वो शायद भाजपा में सोशल मीडिया के प्रभारी हैं, जी जी और बीटेक भी उन्होंने एमसी कंप्यूटर साइंस से किया है। तो मेरे ध्यान में था, मैंने इन छात्रों से, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आपको भी और इन दोनों अपने छात्रों को भी जो है धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि इन्होंने मेरा, मैं जिसको बात कर रहा था ना कि डिजिटल साक्षरता में इन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया कि हम किस नहीं, तरह से, इन्होंने बताया कि भाई जूम ऐप है, गूगल मीट्स है, इसके थ्रू आप छात्रों से जुड़ सकते हैं। और हमारे अधिकारी भी, अपने संगठन मंत्री माननीय भुवन जी, प्रदेश शिक्षक डॉक्टर विजयपाल जी, इन्होंने भी लगातार दूरभाष से हम लोगों को डिजिटली जुड़ने की सलाह दी। और सबसे पहले तो ये जुड़े हम लोगों से, आप जुड़े हमसे, आपने कहा कि जी जुड़िए, दो लोग जुड़ पाए। और जी आपने मेरा बड़ा अच्छा अनुभव रहा कि हमने इसको पहले आप लोगों के माध्यम से इसको सीखा। जी जी सीखने के बाद कि इस पर क्लासेस कैसे हो सकती हैं, तो मीटिंग्स हुई हमारी 10-10 12-12 लोगों की। उसके जी बाद आपने आपने खुद अनुभव किया होगा कि हमारे 6 घंटे का 1.5-1.5 घंटे के सेशन हुए हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम हुए विद्या भारती, प्रधानाचार्य जी बैठक इस पर हुई। हमारे जी संगठन मंत्री जी का मार्गदर्शन हमको वर्चुअल माध्यम से प्राप्त हुआ। और हम, मैंने फिर इसके बाद अपने टीचर्स की बैठकें ली इसमें, और टीचर्स को जी ट्रेन किया। जैसे जैसे मैं उच्च अधिकारियों से ट्रेनिंग लेता था, और उसको मैं नीचे अपने अध्यापकों को, कुछ टीचर हमारे थोड़ा सा स्किल्ड थे इस मामले में, उनका सहयोग लेते हुए हमने तुरंत जो है, और आपको मैं बताऊं कि हमने मई से ही अपनी क्लासेस शुरू की। फिर हमने देखा कि नेटवर्किंग का इशू हो रहा है, कई जगह से हमको फीडबैक मिला कि भाई बहुत जो हमारे छात्र इंटीरियर्स में हैं, वहां पर नेटवर्क है ही नहीं, वहाँ 4G जी क्या, वहाँ 2G जो है ठीक से स्पीड नहीं मिल रही है। तो इसके लिए जी फिर हमने आपसे बात की, आपने हमें सुझाव दिया था, और एक हमारे सुमित जी ने, दोनों लोगों ने कहा जी कि आप एक यूट्यूब चैनल बना करके उस पर वीडियोज पुश कर सकते हैं। हमने वो भी जी किया, छात्रों को दिखाया, उसके बड़े अच्छे परिणाम रहे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोविड-19 में हमको वर्चुअल माध्यम से इस जी घोर निराशा में, जब हमको लग रहा था कि हम बिल्कुल छात्रों से जुड़ ही नहीं पाएंगे, हम छात्रों जी से जुड़े भी रहे। हमने, हमारे छात्र बिल्कुल पिछड़े नहीं, हमने उसके बाद पूरे कम से कम 3 से 4 यूनिट, जी 10 यूनिट का अगर हमारा 12th में 10 यूनिट टोटल सिलेबस है, तो 3 से 4 यूनिट हमने, और उसी गति से हम लोग चलते रहे जिस गति से हम सामान्य विद्यालय चलाते थे। हमने मासिक जी जो हमारे पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, वो पीरियोडिक टेस्ट भी ऑनलाइन माध्यम से हमने ली। टीचर्स की बैठकें, टीचर्स की ट्रेनिंग्स हुई हैं, आप वो भी इसी माध्यम से हुए हैं। और जी हमारा जो सारी परीक्षाएं विद्यालय की, इवन प्रवेश, स्कूल में एडमिशन तक हमने वर्चुअल माध्यम से, जी इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया है। तो ये कोविड-19 ने हमको सिखाया है। लेकिन इसके जी साथ साथ इसके थोड़ी बहुत समस्याएं भी रही इसमें। जैसे मैंने कहा ना कि जी नेटवर्क की नेटवर्क हमको परेशान किया। दूसरा, अभिषेक जी, मेरा मानना यह है कि शिक्षक का तो वास्तव में कोई विकल्प नहीं हो सकता है शिक्षा निश्चित जगत में। जी लेकिन मैंने ये भी इस बीच महसूस किया है कि जो जी हमारे स्कूल है, स्कूल के वातावरण का भी कोई विकल्प नहीं है। हमने वर्चुअल क्लासेस तो लगाई, लेकिन धीरे धीरे हमने महसूस किया कि जो सीखने सिखाने का जी जो एक वातावरण होता है, आदर्श वातावरण क्लासरूम के अंदर, वो हमको इस वर्चुअल माध्यम में नहीं मिला। क्या हुआ कि जी बात बात में छात्र भी हमसे जुड़ते तो थे, अपना ऑडियो वीडियो भी बंद कर देते थे, उसके बाद वो प्रॉपर एक स्थान में बैठे हैं कि नहीं है, इसका कोई वो नहीं। दूसरा, शिक्षण के लिए फीडबैक का होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल जी क्लासरूम के अंदर शिक्षक क्या करता है कि फीडबैक लेता है कि बच्चे मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर अपनी जो टेक्निक्स है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग लाता है, और उसको सरल करता है ताकि छात्र उसकी बात को समझ पाए।
लेकिन यहाँ क्या हुआ, फेक फीडबैक ज्यादा मिला। एक विशेष चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जी छात्रों के द्वारा फेड फीडबैक मिला। और फेड फीडबैक मिलने से क्या हुआ कि टीचर्स को जिस तरह की चेंजेस टेक्निक्स में करनी थी, टीचिंग टेक्निक्स में, वो नहीं कर पाया, और उसके कारण से वो एक बहुत अच्छा वातावरण वहां नहीं बन पाया। दूसरा क्या होता है, हम वर्चुअली आप और मैं जुड़े हुए हैं, टीचिंग जी में साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट। छात्र की जो है मनोदशा क्या चल रही है, उसका भी वो शिक्षक पढ़ाते पढ़ाते अनुभव करता है टॉपिक के जी अंदर। आप और मैं अभी कनेक्ट हैं वर्चुअल माध्यम से, आपके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है, मेरे मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है, मैं इतना अंदाजा उसका नहीं लगा सकता हूँ जितना हम प्रत्यक्ष बैठ करके लगा सकते हैं। तो उसका अभाव होने के कारण भी शिक्षण उतना प्रभावी नहीं रहा। लेकिन इसमें बढ़िया बात यह रही कि हम पिछड़े नहीं, हमने उसका उपयोग किया, और उसको आगे कैसे हम इसका ठीक उपयोग कर सकते हैं, उस पर हम अभी सोचेंगे, बैठेंगे, तो बहुत अच्छे उसके परिणाम निकल। जी। वैसे इसी से जुड़ा हुआ अंतिम प्रश्न है कि जी हमने कोविड में टेक्नोलॉजी को महसूस किया है, और हाँ क्योंकि हमने पूर्व में सब चीजें जानते थे, आज से 5 वर्ष पूर्व हमने कई सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज वर्चुअल माध्यम से की, तो हमारी सभी विद्या भारती उत्तराखंड में खासकर ये सब चीजें पता थी कि ये सब चीजें होती हैं, इसलिए हमने जी सब चीजों को एकदम से कैच भी किया। आपके जी क्या सुझाव और क्या मानना है कि जैसे मान लीजिए कि 2021 अप्रैल से पूर्व के भांति ही इस पूरा स्कूल लगता है, 6 to 12 या नर्सरी से 12, हम जी टेक्नोलॉजी से पुनः दूर ना हो जाएं, जी उसके लिए हमें अपने इस समय सारणी में या पूरे विद्यालय के एक स्ट्रक्चर में क्या बदलाव करने चाहिए कि कम से कम जो हमने सीखा है, टेक्नोलॉजी को फील किया है, उससे जुड़ाव कम जी से कम रहे हमारा। क्या आपके सुझाव हैं सभी लोगों के लिए? जी जी। सबसे पहले तो भाई साहब मेरा ये सुझाव है कि शिक्षा, जब हम क्लासरूम एजुकेशन की बात करते हैं, क्लासरूम में हम जब शिक्षण दे रहे हैं, तो वहां टेक्नोलॉजी का हम पूरा उपयोग करें। मतलब जी कि हम उसको उसका एक अंग बनाएं टेक्नोलॉजी को, नहीं तो हम उससे जी दूर होते चले जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि हमको कम से कम एक क्लास को वर्चुअल माध्यम से हमको जुड़ना ही चाहिए। और वर्चुअल माध्यम से, अब माना हमारी प्रत्यक्ष कक्षाएं लगती हैं, तो जी वहां वर्चुअल माध्यम से हम, जैसे हमारा आप एक नेटवर्क है प्लानिट स्कूल नेटवर्क, तो जी जैसे प्लानिट स्कूल नेटवर्क आप से समाज से भी जुड़े हुए हैं, आपके जी हमारे पूरे प्रदेश में बहुत अ, जी अच्छी क्लासेस भी नहीं होती होंगी, आदर्श कक्षाएं होती होंगी, प्रयोगशालाएं, हो सकता है कि सारे जगह इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार का ना हो, तो जी हम वहां अपने छात्र छात्राओं को इस प्रकार से जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उन छात्रों को जोड़ते रहे। इससे दोनों चीजें होंगी, एक तो हमारे छात्र का विकास होगा, एक बहुत अच्छी लैब, माना कंप्यूटर लैब ही है, तो हम एक बहुत अच्छी लैब जो प्रदेश के अंदर किसी न किसी विद्यालय में हो, वहां उसका विजिट वर्चुअल माध्यम से करवाएं। तो उससे दो चीज होगी, एक तो हमारे छात्रों को ये आदत पड़ेगी वर्चुअल माध्यम से जुड़ने की, हमारे टीचर्स को भी उसकी ट्रेनिंग होती रहेगी, और साथ ही साथ छात्रों का एक विकास ये होगा कि वो चीज भी देख पाएंगे जो उनके पास नहीं है, या जो वो पुस्तकों में पढ़ रहे हैं खाली, तो उनका जी उनको प्रत्यक्ष व्यवहारिक व्यवहार में भी उनके वो उतर जाएगा। अब मुझे लगता है हमारे पास भले ही इतने ज्यादा संसाधन नहीं हो कुछ स्कूलों में, लेकिन हमको जी उन संसाधनों की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करना है। जी टेक्नोलॉजी को अब हमको अपने से, टेक्नोलॉजी को हम अब स्वयं से दूर नहीं कर सकते हैं, और इसलिए हमको इसकी, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि जो डिजिटल साक्षरता है उसको बढ़ावा तो देना ही पड़ेगा, और उसके जी लिए प्रत्येक विद्यालय ने, जिस तरह से हम अन्य चीजों के लिए संसाधन जुटाने के लिए प्रयासरत रह रहे हैं, इस प्रकार के जो टेक्नोलॉजी के संसाधन है जो शिक्षण में उपयोग में लाए जा सकते हैं, उसका निरंतर अभ्यास भी और प्रयोग भी करना पड़ेगा। जी 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 देवी जी। हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसके में बहुत जी से परिवर्तन हुए हैं, तो टेक्नोलॉजी में भी निश्चित परिवर्तन होंगे ही। सभी एप्लीकेशंस हो या जो भी हो, उनको बदलाव करना ही है। इसी प्रकार हम भी प्लेनेट स्कूल एप्लीकेशन में लाइव क्लासेस, आपका स्किल जी डेवलपमेंट कोर्सेज, क्वेश्चन आंसर्स जी कि बच्चे ऑनलाइन क्वेश्चन पुट करके हमारे कोई भी टीचर उत्तराखंड का उसका आंसर बच्चों को दे पाए, इस जी प्रकार जी से कई बिल्कुल। मॉड्यूल और शिक्षा नीति के अनुसार बदल रहे हैं। और जो आपने कुछ सुझाव आज दिए हैं, उन सबको प्रत्यक्ष नोट किया गया है, और जो सभी बदलाव आपको टेक्नोलॉजिकल निश्चित ही अगले सत्र से पूर्व दिखेंगे। आपने इस सेशन में अपना समय दिया, देवी प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, नमस्कार।